हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। फ्रेंड्स, आज के सेशन आपके लिए आया है एग्जाम फाड़ने वाला सेशन। आज के सेशन में आप एग्जाम को बिल्कुल फाड़ के रख देंगे। ऐसा क्वेश्चंस ऐसे कंटेंट के साथ हम आए हैं जिस कंटेंट को आप एक बार पढ़ेंगे और सारा कुछ एग्जाम में फंसने वाला रहेगा। अपडेट सिलेबस के साथ अपडेट कंटेंट भी आप लोगों के लिए रहेगा। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। जो हमारे साथी हैं बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं प्रथम सेमेस्टर के लिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है। इस वीडियो में पूरे चैप्टर्स का एक बार में ही निचोड़ दिया गया है। यदि अभी तक आपने स्टडी विद आर्था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के सेशन को आप तुरंत सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आपके साथी हैं उन सभी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी बैग से बच पाएँ। इस वीडियो में जो भी कंटेंट है, सारा कंटेंट सब कुछ एग्जाम की कॉन्ट्रीब्यूट से वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के इस सेशन जो है आपका वह पेपर फाड़ने वाला सेशन है, इसलिए सेशन के अंत तक आप लोग बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के किसी भी अनुपात में बिना रसायन संयोग के मिलने से बनता है तथा जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण किस कौन सा ले लें? जैसे पीतल है, तो पीतल किससे बनता है? तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? पीतल है वो तांबे और जस्ते का मिश्रण है। ठीक है। समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण है। समुद्री जल में जो लवण पाए जाते हैं उसमें जल के बहुत सारे लवण हैं, उसका मिश्रण होता है, जिसमें समुद्री क्लोराइड प्रमुख लवण है। समुद्री क्लोराइड जो है वह उसमें से मुख्य लवण माना गया है। वायु अनेक गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायु के अवयवी गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? नाइट्रोजन की सर्वाधिक भूमिका है। यदि हम मिश्रण के प्रकारों पर चर्चा करें तो मिश्रण के आपके सामने दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सामांगी मिश्रण, एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण, एक सामांगी मिश्रण। चलिए सबसे पहले समझते हैं सेशन में हम सामांगी मिश्रण को। सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है उसके बारे में पहले हमें समझना है। लेकिन यदि अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप तुरंत इसको अपने साथियों को शेयर कर दें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। आप इसको लाइक करिएगा, सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के तुरंत ही बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। चलिए, सामांगी क्या कहलाता है? जिस मिश्रण की प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं उसे सामांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि चीनी का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और जल का मिश्रण, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सामांगी मिश्रण के उदाहरण थे। चलिए, विषमांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? अभी हमने सामांगी मिश्रण को समझा जो कि मिश्रण का फर्स्ट भाग था। अब हमें मिश्रण के सेकंड भाग को देखना है जो कि है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, खड़िया का जल, जो खड़िया का मतलब जो अपन बोर्ड पे लिखते हैं, चौक लिखते हैं ना, उस चौक को क्या करें? उस चौक को तोड़ के एक गिलास बना लें, एक गिलास में पानी भर दें, पानी भरने के बाद उसमें चौक मिला दें और इसको घोल लें, अच्छे से घोलते जाएं। तो घोलने के बाद आप देखेंगे जो बनेगा, जो आपका मिश्रण बनेगा वह विषमांगी मिश्रण होगा। कुछ समय बाद क्या होगा कि नीचे जो है वह जो आपकी चौक है वह जल के नीचे बैठ जाएगी और जल क्या हो जाएगा? जल ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही जल ऊपर आ जाएगा तो आप जल को अलग कर सकते हैं और आप उसको चौक को अलग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विलयन किसे कहते हैं। अब विलयन आपके सामने है तो पहले विलयन को समझेंगे। तो विलयन क्या रहता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हम जान सकते हैं कि नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन। जैसे नमक को हम क्या करें? जैसे जल का गिलास है तो इस गिलास में हम नमक को घोल दें, एक गिलास में हम चीनी को घोल दें, तो ये क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है।
क्या कहलाता है? ये विलयन कहलाता है। विलयन की क्या क्या विशेषता है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण होता है। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 107 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। तो हम लोग जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जाता तो सामान्य आंखों से हमें क्या ही दिखाई देंगे। विलयन में विलय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से विभेद करना संभव नहीं होता है। विलयन में उपस्थित विलय के कण छन्न पत्र जो होता है उसके आर पार आ जा सकते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन कैसा होता है? स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलायक विलयन का वह अवयव जिसमें अन्य अवयव घुले हों विलायक कहलाता है। विलय किसे कहते हैं? विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुला होता है विलय कहलाता है। जो विलायक में घुला होता है उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जैसे नमक तथा जल के विलयन में नमक विलय तथा जल विलायक होता है। आप सभी को पता होगा जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन को जब बनाते हैं तब हम उसमें विलय और प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक को हमें जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमें विलयन प्राप्त होता है। यदि हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे एक नमक है और जल है, तो यदि हम आपसे कहें कि नमक और जल में से कौन सा विलय है कौन सा विलायक है, तो जो मात्रा में कम रहेगा, जिनकी क्वांटिटी मात्रा में कम रहेगी वो विलय रहेंगे। नमक की क्वांटिटी कम है तो नमक किस में आ जाएगा? विलय में। और जल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो जल किस में आ जाएगा? जल आपका आ जाएगा विलायक में। अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपको हम इसका एक और तरीका भी है। यदि हम जैसे नमक है और जल है, ठीक, अब हम पदार्थों को मतलब कोई भी तत्व है जैसे जल है तो हम किस में क्या घोल रहे हैं? तो हम जल में घोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल में घोलना है। किसको घोलना है? नमक। किसको घोलना है? नमक को घोलना है। तो नमक को घोलना है तो नमक क्या आ जाएगा? विलय में। क्या आ जाएगा? विलय। तो क्या हो जाएगा? विलायक। आई होप अब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें तो अभी हम किसका ले लें? चीनी ले लिया और साथ ही साथ में हमने क्या ले लिया? प्लस जल ले लिया। तो हमें इक्वल टू एक विलयन मिल गया, अलग से विलयन मिल गया। किसका? शरबत का। किसका मिल गया? शरबत का। अब हमें देखना चीनी किस में आ जाएगी? विलय में आ जाएगी। और जल किस में आ जाएगा? विलायक में आ जाएगा। ठीक है, चीनी विलय में आ गई और जल किस में आया? विलायक में आ गया। कुल विलयन कौन सा बन गया? विलयन बन गया अपना शरबत। ठीक है, आई होप ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखना है हमें कि विलयन को मिश्रण मानते हैं क्यों? आखिरकार क्यों हम विलयन को मिश्रण मानते हैं? जल्दी से बताइए, इसको सेशन को जल्दी से पढ़िए। क्योंकि जो विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है इसलिए मानते हैं। विलयनों का निश्चित क्वथनांक नहीं होता है। विलयन अपने अवयवों के गुण धर्म को दर्शाता है। जैसे पीतल है, कॉपर है, जिंक के गुण धर्म है उन्हें दर्शाता है। विलयन का संगठन परिवर्तित हो सकता है। जैसे जल की समान मात्रा में नमक की भिन्न भिन्न मात्रा को घोला जा सकता है। भिन्न मात्रा को क्या कर सकते हैं? घोला जा सकता है। यदि हम विलयन की विशेषता की बात करते हैं तो विलयन की विशेषता क्या क्या है? जैसे विलयन सामांगी मिश्रण होता है। साथ ही में विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणों को ये भी नहीं फैला पाते हैं। विलयन को छानकर विलय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता था। विलयन के कण फिल्टर पेपर में से भी नहीं निकल सकते हैं। विलयन के कणों को आंख से नहीं देखा जा सकता है, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन कैसे होते हैं? विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है।
तथा जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन विलयन असंतत विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त भी होता है। जो जितना तनु रहेगा वह उतना असंतृप्त भी रहेगा। परिक्षेपण, कुछ परिभाषाएं आपके लिए लेके आए हैं। जो परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी गई हैं उन्हीं परीक्षाओं के बिंदुओं को उठाकर ही सीधी सीधी डेफिनेशंस आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है। हमें फर्स्ट डेफिनेशन देखना है। जो परिक्षेपण है, आखिरकार परिक्षेपण किस चिड़िया का नाम है, हमें उसको समझना है। जल्दी से बताइए कि क्या है। जब किसी पदार्थ के कारण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द चित्र दिए जाते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? परिक्षेपण। निलंबन किसका नाम है? जो पदार्थ जल में अम्लीय रहते हैं वे निलंबन बनाते हैं तथा इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जो पदार्थ जल में अम्लीय रहते हैं वे निलंबन बनाते हैं। जैसे इस प्रकार के मिश्रण को निलंबन कहते हैं। जैसे हम एक गिलास ले लें कांच का, उस गिलास में जल भरने के बाद उसमें मिट्टी मिलाएं, आप कुछ समय बाद देखेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और जल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये निलंबन कहलाता है। कोलाइडी एक विशेष प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलयन के कणों का आकार सामान्य विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कण से छोटा होता है तथा इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है आपके सामने सावन का विलयन। आपने सावन का विलयन तो देखा ही होगा। तो सावन का विलयन कैसा होता है? वो आपका कोलाइडी विलयन होता है। एक और आपकी डेफिनेशन है आदर्श विलयन। क्या है? आदर्श विलयन। ये इम्पोर्टेंट है, आया हुआ भी है आपका। कई बार एग्जाम में कई डेटों में इसको पूछा गया है। एक आदर्श विलयन वह मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के अणु अलग अलग होते हैं। हालांकि आदर्श गैस के विपरीत आदर्श विलयन में भी अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जब वे बल स्पीशीज से स्वतंत्र सभी अणुओं के लिए समान हो जाते हैं तो विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं? एक विलयन का वह मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के अणु अलग अलग होते हैं। हालांकि आदर्श गैस के विपरीत आदर्श विलयन में अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जब वे बल स्पीशीज से स्वतंत्र हो जाते हैं तो सभी अणुओं के समान हो जाते हैं तो विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्यतः तौर पे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन पदार्थ की कुल अवस्थाएं होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ 3 ही को है, उनको भी देख लेंगे। पहले हम 5 को देख लीजिए। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। और चौथी होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन संघनन। क्या होती है 5वीं? बोस-आइंस्टीन संघनन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस को। ठोस क्या है? तो ठोस वह पदार्थ होगा जिसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा। ठीक है, इसमें भार होगा, इसका घनत्व जो है वो निश्चित होगा, इनके जो अणु हैं वो पास पास होंगे, इनमें अंतराणविक स्थान जो होगा यानी रिक्त स्थान होगा वह बहुत कम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका ठोस। लेकिन द्रव, जिसका द्रव्यमान होता है, आकार अनिश्चित रहता है, आयतन अनिश्चित रहता है, और साथ ही में आकार हो गया, आयतन अनिश्चित हो गया, और यह स्थान घेरती है, ठीक है। और इनमें जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान वह ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख ले तो दूध, तेल, पानी और भी इत्यादि आदि पदार्थ क्या होते हैं? आपके द्रव होते हैं।
और गैस क्या होती है? जिनका आयतन, आकार व द्रव्यमान नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, कोई आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इनके अणु जो हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, अणु दूर दूर रहते, दूर दूर रहते। यह होगा आपका ठोस द्रव गैस। इसके उदाहरण जैसे देख लीजिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है जी, गैस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, हो गया जी पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।